रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने साइकोलॉजी 101 के पिछले लेक्चर्स भी बाकायदगी से लिए होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेसन नंबर 26 की सेकेंडरी लर्नड साइकोलॉजिकल मोटिव्स। पिछले चैप्टर को हमने यहाँ पर ख़त्म किया था मोटिवेशन, मोटिव की तारीफ़ों पर और उनको समझने में। आज हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल नीड्स और कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स के अलावा भी कुछ और मोटिव्स भी ज़रूरी है जिनकी अगर सेटिस्फिकेशन ना की जाए तो मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिनमें से 6 आज हम पढ़ेंगे और डिफरेंट थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, मेजरिंग तरीके सीखेंगे इन सब साइकोलॉजिकल नीड्स को चेक करने के। तो सबसे पहले जो तरीका जो साइकोलॉजिकल नीड है वो है अचीवमेंट। अचीवमेंट यानी आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, कोई गोल आप अचीव करना चाहते हैं। सब चीज़ें जो हाईलाइटेड है ये अगर आप समझ लें तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अचीवमेंट यानी आप कोई चीज़, कोई गोल, कोई पोजीशन या कोई स्टेटस जो हासिल करना चाहते हैं, ये है अचीवमेंट। अब ये जो अचीवमेंट को हासिल करने का लेवल है ये हर शख्स में डिफरेंट होता है। एक इंसान कुछ कम अचीव करना चाहता है, दूसरा कुछ ज़्यादा अचीव करना चाहता है। तो ये जो अचीवर्स हैं ये हाई अचीवर्स भी हो सकते हैं, लो अचीवर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इस माशरे में पोजीशंस, स्टेटस और जो मौजूद है वो बहुत स्पेसिफिक नंबर्स में हैं। तो जब अचीवर्स ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन फिर वहाँ पर आएगा। लिहाजा जो एक कम्पिटिटिव सोसाइटी होगी वहाँ पर अचीवमेंट मोटिवेशन एक सिग्निफिकेंट वेरिएबल साबित होगी। अब 2 तरह के लोगों को हम डिवाइड कर सकते हैं इस तरह की नीड में। एक वो लोग जिनका मोटिवेशन बहुत हाई है। अब क्योंकि उनकी मोटिवेशन हाई है तो वो जितने भी चैलेंजेस आएंगे उस गोल तक पहुंचने के लिए उनको सक्सेसफुली क्रॉस करेंगे, ओवरकम करेंगे और आखिरकार अचीवमेंट उनको मिल जाएगी। जबकि एक वो लोग हैं जो लो मोटिवेटेड है, जिनके पास मोटिवेशन की कमी है, वो लोग जाहिर है फेलियर की तरफ जाएंगे और उनको जो उनकी डिज़ायर्स है, जो उनके गोल्स हैं वो नहीं मिल सकेंगे। अगर हम इस मेजरिंग अचीवमेंट मोटिवेशन के लिए कुछ मेथड्स डिस्कस करें तो सबसे पहले मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो है टैट यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको कुछ तेज़ी के साथ कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं और आपको ये कहा जाता है कि आप उन तस्वीरों पर एक कहानी लिखें, उस कहानी का आगाज़ लिखें, उसकी मिडल लिखें और एंडिंग लिखें। आप उसको एक टाइटल दें, ये बताएं कि उस स्टोरी में आपको कौन लोग नज़र आ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आखिर ये जो तस्वीर में आपको जगह नज़र आ रही है इससे पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है और आखिर में क्या होगा। इन सब चीज़ों से देखा जाएगा कि आपकी जो अचीवमेंट मोटिवेशन है वो किस लेवल पर है। अब वो फैक्टर्स जो मोटिवेशन अचीवमेंट की नीड को कंट्रीब्यूट करते हैं वो 2 हैं। एक आपके पेरेंट्स हैं, दूसरे हैं सिबलिंग्स। क्योंकि सिबलिंग्स अगर कुछ अचीव कर चुके हैं अपने डोमेन में तो वो फिर ज़ाहिर है आपको अचीवमेंट मिलेगी वहाँ से। दूसरा आपके पेरेंट्स हैं जो अगर आपके लिए वो बहुत वार्म है और आपको हाई स्टैंडर्ड्स दिए हैं तो जाहिर है फिर आप वहाँ पर जो आपकी मेजरिंग अचीवमेंट होगी, मोटिवेशन होगी, उसकी जो मेजरमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे क्यूरियोसिटी की। क्यूरियोसिटी यानी तजस्सुस, यानी जो जानवरों में और इंसानों में ये क्यूरियोसिटी जो है ये इनबॉर्न है लेकिन सीखी भी जा सकती है। अब ये जितने भी आपके सामने सवालात हैं आपकी ज़िंदगी में, जितने भी मसाइल हैं, इन सब के जो आंसर्स को एक्सप्लोर करना ये तजस्सुस कहलाता है और ये हमें इनबॉर्न होता है। 2 फैक्टर्स हैं जो क्यूरियोसिटी को बढ़ा सकते हैं। एक है आपके पेरेंट्स हैं जो आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करके आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। दूसरे स्कूल्स अहम रोल अदा करते हैं, पढ़ाकर आपकी क्यूरियोसिटी को इनकरेज करते हैं या फिर कई दफ़ा डिस्करेज भी करते हैं। तीसरी जो साइकोलॉजिकल नीड हम देखेंगे वो है सिंबॉलिक रिवॉर्ड या फिर अप्रेजल। अप्रेजल यानी तारीफ़, ये एक बहुत ही पावरफुल मोटिव है। किसी को तारीफ़ करना, तारीफ़ी अल्फाज कहना या फिर जब वो कोई काम करे तो उसको थपकी देना। अब पेरेंट्स जो है वो अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं कि क्या उनकी तारीफ़ किस चीज़ पर तारीफ़ की जानी है, किस चीज़ पर तारीफ़ नहीं की जानी, किस चीज़ पर गुस्सा करना है, किस चीज़ पर खुश होना है। तो इसमें एक ही फैक्टर है, वो आपके पेरेंट्स।
इसके बाद है नीड फॉर एफिलिएशन, यानी इंसान की जो चौथी साइकोलॉजिकल मोटिवेशन वो है एफिलिएशन, यानी दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखना, दोस्त बनाना, सोशल कांटेक्ट बनाना दूसरे लोगों के साथ, और अकेला ना रहना। ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है एफिलिएशन करना किसी न किसी के साथ। स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर अपना वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करती है अपनी फैमिली की निस्बत। पांचवा जो मोटिव है साइकोलॉजिकल वो है नीड फॉर पावर, यानी पावर हासिल करने की जो नीड है। अब हर कोई साइकोलॉजिकल तौर पर ये चाहता है कि वो दूसरे लोगों पर अपना रोब जमाए, दूसरों को कंट्रोल करे, उन पर अपना इन्फ्लुएंस रखे। इस किस्म के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेसेस में काम कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि जो मर्द हजरात हैं वो आमतौर पर ज़्यादा एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करते हैं चैलेंजेस को, और वही ज़्यादातर इस मोटिव पर काम करते हैं। छठी जो हमारे मोटिव है साइकोलॉजिकल वो है वर्क, क्योंकि वर्क जो है लोग अपना ज़्यादातर वक्त इसी जगह पर गुजारते हैं, इसलिए ये भी एक पावरफुल मोटिव है। और ये बहुत से बायोलॉजिकल मोटिव्स को पूरा करता है, जैसे आपकी भूख को, आपके शेल्टर को, इसके अलावा सेंस ऑफ अचीवमेंट को, एफिलिएशन को, डिसीजन मेकिंग को। यानी वक्त जब आप जहाँ करेंगे फिर वहाँ पर आपको एफिलिएशन मिलेगी, आप वहाँ तरक्की कर सकेंगे, आपको अचीवमेंट मिलेगी और आप वहाँ से बहुत चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद हम कुछ थ्योरीज़ देखेंगे, 6 थ्योरीज़ जो हमें मोटिवेशन बेहतर तरीके से समझाएगी। ऑलराइट, तो पहली थ्योरी है इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट थ्योरी ये है कि जो हमारे जो बिहेवियर पैटर्न्स है ये सब कुछ डिटरमाइंड है। हम इन बिहेवियर पैटर्न्स को लेकर पैदा होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं और इनको सीखा नहीं जा सकता, और ये स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये है इंस्टिंक्ट थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे वो है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसमें ये कह रहा है वो हमारी बायोलॉजिकल और जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो एक टेंशन को प्रोड्यूस कर लेती है, जिसको फुलफ़िल करने की हमें मोटिवेशन चाहिए। तो ड्राइव जो है वो पावर, वो मोटिवेशन है, वो एनर्जी है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है बिहेवियर्स के लिए और एक्शंस के लिए। इसके बाद है होम्योस्टेसिस। का मतलब ये है कि आपके जो इंटरनल बायोलॉजिकल बैलेंस है इसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। चाहे एक्सटर्नली जितनी मर्जी फ्लक्चुएशंस आ जाए, आपकी इंटरनल मेंटेनेंस ज़रूरी है। ड्राइव्स की बात करें तो 2 तरह की ड्राइव्स होती हैं। एक होती है इंटायरली बायोलॉजिकल, जैसे आपकी हंगर, आपका थर्स्ट, स्लीप, रिप्रोडक्शन, एयर वगैरह, ये है प्राइमरी ड्राइव्स। अगर सेकेंडरी ड्राइव्स की बात करें तो ये साइकोलॉजिकल ड्राइव्स होती है, मोटिव्स होते हैं, जैसे आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स। ऑलरेडी अगर हम इस थ्योरी पर कुछ सवालात उठते हैं, जैसे कि जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है उसमें क्यूरियोसिटी क्या है। इसके अलावा जो ड्राइव रिडक्शन अलॉन जो बिहेवियर हमें मिलता है इस थ्योरी से, क्या वो बाकी गोल्स में भी होगा, मुमकिन हो सकेगा। तो काफ़ी सवाल हैं जो इस थ्योरी पे उठते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एरोजल थ्योरी की। एरोजल थ्योरी में ये सिस्टम बताया गया है कि हमारे सिस्टम को एक एरोजल की, एक एक्साइटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम्स है तो उसकी एक्साइटमेंट ज़रूरी है, लेकिन एक सर्टेन लेवल पर। अब कई दफ़ा ये होता है कि एरोजल स्टेट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है, तो उसको फिर ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए कम डाउन करना पड़ता है, और कई दफ़ा ये बहुत लो हो जाती है जिसको अप करना पड़ता है ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए। फ़र्ज़ करें कि मोटिवेशनल एरोजल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इससे ये होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर नेगेटिव असरात आएंगे, एंजाइटी आएगी, आप में इरिटेबिलिटी आएगी, कन्फ्यूजन आएगी। इसी तरह अगर एरोजल जो आपकी है वो बहुत कम है तो उसके भी एडवर्स अफेक्ट होगी, आपकी जो परफॉर्मेंस पे आपकी डिप्रेशन आ सकता है। तो इसलिए ख़ास बैलेंस होना चाहिए आपकी एरोजल में, ताकि आप एग्ज़ाम्स में, आपकी गेम्स में, इंटरव्यूज़ में ऑप्टिमल फंक्शन कर सकें। इसके बाद चौथी थ्योरी हमारे पास है इंसेंटिव थ्योरी। अब इंसेंटिव्स क्या होते हैं? इंसेंटिव्स आपकी ड्राइव्स को, आपके बिहेवियर को एनर्जाइज करते हैं, ठीक है। यानी ऑब्वियसली जब आपको कोई रिवॉर्ड दिया जाए, आपको कोई प्राइज़ दिया जाए, तो आपकी जो एक्शन के लिए मोटिवेशन है वो बढ़ जाएगी। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ड्राइव्स और इंसेंटिव्स आपस में एक गहरा ताल्लुक़ रखते हैं।
लेकिन दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये कि एक बंदा जिसको बहुत ही कम सैलरी दी जा रही है और वो एक ऐसी जगह पर काम कर रहा है जो वो पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो वहाँ कर रहा है, वहाँ इंसेंटिव तो नहीं है। दूसरा ये कि एक बंदा जो एक घर में आग लगी हुई है, उस घर में लोगों को बचा रहा है, अब उसको बचाने से उसको क्या फ़ायदा होगा? कोई एपरेंट इंसेंटिव अवेलेबल नहीं है, फिर भी ये कर रहा है, तो यहाँ पर इंसेंटिव थ्योरी पर ये क्रिटिसिज्म किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये थ्योरी जो मोटिवेशनल प्रोसेस है किसी भी इंडिविजुअल का, उसके कॉग्निटिव प्रोसेस को समझने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें दो मज़ीद थ्योरीज़ हैं, एक है एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी। तो इसमें दो टर्म्स यूज़ हुए, एक एक्सपेक्टेशन, दूसरी है वैल्यू। एक्सपेक्टेशन ये होती है, एक होप होती है, एक एंटिसिपेशन होती है हमारे बिहेवियर की एक गोल को अटेन करने के लिए। दूसरी होती है वैल्यू। वैल्यू होती है कि वो गोल हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, उसकी परसेप्शन, उसकी अप्रेजल, उसको समझना, उसकी वैल्यू को समझना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये होती है वैल्यू। अब जब वैल्यू और एक्सपेक्टेशन दोनों चीज़ें साथ मिल जाए और बहुत ऊपर हो, तो उस वक्त हमारी मोटिवेशन भी ऊपर होगी। यानी ये दोनों चीज़ें ही आप मोटिवेशन को डिटरमाइन करेगी। इसके मुकाबले में अगर आपकी वैल्यू और एक्सपेक्टेशन कम हो तो फिर मोटिवेशन भी कम होगी। इसी तरह से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये होती है कि आपके अंदर उस गोल को हासिल करने के लिए जो मोटिवेशन है, जो इंटरनल एनर्जी है, वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जबकि दूसरी है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये होता है कि आपको कुछ पैसों का लालच है, कोई सोशल कॉन्टैक्ट है, कोई रिवॉर्ड, टेंजिबल रिवॉर्ड है, ये है, यानी कोई बैरूनी एनर्जी आपको मिल रही है, ये है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब स्टडीज़ ये बताती है कि जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन से कई गुना ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चे को ये कहा जाए कि आप साफ काम करें, अच्छा काम करें, तो हालांकि वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको ये पता है कि होमवर्क करने के बाद मुझे ये चीज़, ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो फिर वो काम अच्छी तरह से करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे अब्राहम हार्लोड मैस्लोस थ्योरी। तो अब्राहम मैस्लो जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ये समझता है कि साइकोलॉजी जो है वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव या पेसिमिस्टिक नहीं है, जैसे दिखाया गया है पिछली थ्योरीज़ में। तो ये कहता है कि इंसान की जो ज़रूरियात है वो पॉजिटिव ज़रूरियात है। फ़र्ज़ करें कि वो पॉजिटिव अगर अपने आप को कन्वर्ट भी करती है वर्स्ट केसेस में, तो न्यूट्रल होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, ये इसका ये कहना है। और इसने कुछ स्टेजेस बता दी है इंसानी नीड्स की, जिसके लिए वो मोटिवेशन दिखाता है। इसने कुछ हायर स्टेजेस दिखाई है और फिर कुछ लोअर स्टेजेस दिखाई है। इसके नज़दीक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे हाईएस्ट नीड है, यानी अपने आप को ग्रो करने की जो पॉइंट है, जो नीड है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद स्टीम नीड्स है, लव एंड बिलोंगिंग्स है, फिर सेफ्टी नीड्स है, और सबसे आखिर में साइकोलॉजिकल नीड्स है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करें तो ग्रो करने की जो ख्वाहिश है, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब नीड्स को दो तरह से हम डिफाइन कर सकते होते हैं, मेटा नीड्स, एक होती है डिफिशिएंसी नीड्स। मेटा नीड्स बेस करती है डिज़ायर टू ग्रो रेदर देन फॉर मीटिंग अ डिफिशिएंसी, जबकि डिफिशिएंसी नीड्स ये होती है द एब्सेंस ऑफ अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट्स ट्रिगर्स दीज नीड्स, जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स है, आपकी लव नीड्स है, स्टीम नीड्स है। अब हम बात करें कि साइकोलॉजिकल नीड्स की। साइकोलॉजिकल नीड्स जैसे आपको भूख लगी है, हंगर है, तो आप उसके लिए फूड ले गए, लेकिन इसकी पैथोलॉजिकल एसोसिएशन है, आपको एनोरेक्सिया हो सकता है, ओवर ईटिंग कर सकते हैं आप। सेफ्टी नीड्स है, सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपको कोई प्रोफेशन चाहिए होगा, कोई जॉब चाहिए होगी, इसकी पैथोलॉजी में आपको फोबिया हो सकता है। लव एंड बिलोंगिंग्स में आपको मैरिज, फ्रेंडशिप, इसकी पैथोलॉजी एसोसिएटेड में आपको एंटी सोशल पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। फिर स्टीम नीड्स में अवार्ड्स, ऑनर्स, स्कॉलरशिप्स आपको चाहिए, लेकिन डिप्रेशन हो सकता है, पैथोलॉजी एसोसिएटेड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की बात करें तो पेंटिंग, राइटिंग, सिंगिंग से पूरी होगी, लेकिन इसमें आपको आइसोलेशन, एलिएशन और साइनिसिज्म, ये इसकी पैथोलॉजिकल एसोसिएशंस हैं। इस थ्योरी में ऑब्वियसली कुछ क्रिटिसिज्म भी है। पहला ही क्रिटिसिज्म इसके ऑर्डर के बारे में है कि ये ऑर्डर जिसमें हमने दिया है, क्या ये ऑर्डर ठीक है। दूसरा ये कि इस ऑर्डर के, इस रैंकिंग के सपोर्ट में इसके पास बहुत ही थोड़ा एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है, जो इसने एक
आपके सामने एक रैंकिंग दी है कि सबसे हाई पे उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रखा और सबसे आखिर में उसने साइकोलॉजिकल नीड्स रखे। ये जो रैंकिंग है इसके मतलब बहुत ही कम मवाद मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुत ही लंबा इसमें टॉपिक्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, लिहाजा मैंने हाईलाइट करके आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दिए। आप भी इन टर्म्स को एक दफ़ा रिव्यू करें और समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो ज़रूर देखें। कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।